प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम अकबर की राजपूत नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। जो इससे पिछले वाले वीडियो थे उसमें हमने अकबर की विजयों के बारे में और उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था। उनमें हमने अकबर की उत्तर भारत की विजय और राजपूताना विजयों के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने अकबर की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अकबर की राजपूत नीति के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक राजपूतों का अधिकार था और यह युग जो है राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। परंतु 13वीं शताब्दी में तुर्कों ने उत्तरी भारत में एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया और उन प्रदेशों के राजपूत शासकों को अन्य प्रदेशों में शरण लेने अथवा तुर्कों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। दिल्ली सुल्तानों के विनाश और पतन का मुख्य कारण इन्हीं राजपूतों का विरोध था। मुगलों के प्रारंभ में राणा सांगा और मेदिनी राय ने उन्हें भारत से बाहर भगाने की कोशिश की थी, परंतु वे सफल नहीं हुए। हुमायूं यदि राजपूतों से सहयोग प्राप्त कर लेता तो उसे भारत छोड़कर भागना नहीं पड़ता। भारत की पुनर्विजय के बाद हुमायूं की असामयिक मृत्यु के कारण उसे तो इस राजपूतों के प्रति सहयोग नीति को क्रियान्वित करने का समय नहीं मिला, परंतु उसके पुत्र अकबर ने राजपूतों के प्रति सहयोग की नीति निर्धारित की और राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना अपने प्रधान लक्ष्य स्थिर किया। अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति इस प्रकार की सहयोग नीति अपनाने के कई कारण थे। पहला तो ये था कि पिछले 350 वर्ष के इतिहास से भारतीय इतिहास ये स्पष्ट था कि हिंदू प्रधान देश पर राजपूतों को शत्रु बनाकर स्थायी शासन करना असंभव था। अकबर एक दूरदर्शी सम्राट था जिसने इस तथ्य को समझा कि राजपूतों के सहयोग के बिना हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य स्थायी नहीं रह सकता। दूसरा, राज्यारोहण के समय से ही अकबर को अपने दरबार में शाह अब्दुल माली से लेकर शाह मंसूर तक मुस्लिम विद्रोहियों का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि उसका सौतेला भाई हकीम मिर्जा भी राजगद्दी को जो है हड़पने के चक्कर में था। अपने ही लोगों द्वारा जिस तरह शासनाधिकार को सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं कर सकता था अकबर, तो उसने फिर राजपूतों को अपनी तरफ मिलाने का निश्चय किया। यदि भारतवर्ष में अपने राज्याधिकार को सुरक्षित रखना है, अकबर ने महसूस किया कि यदि उसे भारत में अपने राज्याधिकार को सुरक्षित रखना है तथा अपने वंश को आगे बढ़ाना है, तो उसे यहाँ के प्रमुख राजनीतिक तत्व राजपूतों का सहयोग और समर्थन आवश्यक है। तीसरा, भारत में अभी भी जो है अफगानों का खतरा बना हुआ था, शांत नहीं हुआ था। भारत में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के बहुत से भागों पर अभी अफगानों का अधिकार था। काबुल तथा सीमांत प्रदेशों में तो इनका पूरी तरह से प्रभाव था। अकबर भारत की एक शक्ति राजपूत को जो शक्ति थी उनका उपयोग कर अफगानों के विरुद्ध उनको खड़ा करना चाहता था। चौथा, अकबर ये समझता था कि राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने से उसका विदेशीपन दब जाएगा और उसे राष्ट्रीय सद्भावना प्राप्त हो जाएगी, जिसमें वो सफल भी रहा। कुछ विद्वानों का मानना है कि अकबर द्वारा इस प्रकार की सहयोगी के जो राजपूत नीति है उसको अपनाने का कारण ये था कि उसका जन्म एक हिंदू राजा के यहाँ हुआ था और इससे अकबर जो है अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता था और राजपूतों के प्रति उसकी जो है उदारता की भावना थी। तो इस प्रकार जो है अकबर ने ये बात महसूस की थी कि राजपूत जो हैं उनमें अपूर्व पौरुष पराक्रम है
उन पर विश्वास किया जा सकता है, वो अपनी बात के पक्के हैं, इस बात को अकबर ने महसूस किया था। इन सभी कारणों की वजह से अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और उनसे सहयोग प्राप्त करने की नीति अपनाई। अकबर की ये नीति स्वलाभ, योग्यता की स्वीकृति और न्याय नीति के सिद्धांतों पर आधारित थी। अकबर ने अपनी साम्राज्यवादी नीति में जो सम्मान और सुविधा राजपूत राजाओं को प्रदान किया वह अन्य मुस्लिम शासकों की तुलना में अनेक दृष्टियों से विशिष्ट था। हम बात करेंगे अकबर की राजपूत नीति के विविध सोपानों के बारे में। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि अकबर ने जो तरीके अपनाए थे राजपूतों के प्रति अपने अधीनता स्वीकार कराने के लिए, उन तरीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो तरीका था उसका वो था वैवाहिक संबंधों द्वारा राजपूतों को अपनी तरफ मिलाना। सबसे पहला संबंध जो है वैवाहिक संबंध अकबर ने आमेर के राजवंश से स्थापित किया 1562 ईस्वी में, जब आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसे हरखाबाई भी कहा जाता है, के विवाह का प्रस्ताव रखा सम्राट अकबर से। अकबर ने इसे स्वीकार कर लिया। अकबर ने उसके पुत्र भारमल के पुत्र भगवंत दास और पौत्र मान सिंह को शाही सेवा में लेकर ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। राजा भारमल का अनुसरण बाद में राजस्थान के जो दूसरे शासक थे बीकानेर और जैसलमेर के शासकों ने भी किया। उन्होंने अकबर की 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में के समय अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का वैवाहिक संबंध भी अकबर के साथ में जो है और जहांगीर के साथ में स्थापित किया। मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार करने के बाद अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम से किया। इस प्रकार का विवाह संबंध करना राजपूत नीति का एक विशिष्ट अंग बन गया था। इन वैवाहिक संबंधों के बारे में विद्वानों ने जो है अनेक प्रकार की टिप्पणियां की हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इसे युगांतकारी नीति बताया है, क्योंकि इसके कारण मुगलों को उच्च कोटि के शासक और महानतम सेनापति प्राप्त हुए थे। कुछ विद्वानों ने इन विवाहों को अकबर की धूर्तता का यानी उसकी चालाकी का अस्त्र बताया है, जिनके द्वारा अकबर ने राजपूतों का आत्माभिमान नष्ट कर दिया और उनको स्वतंत्र व्यक्तियों के स्थान पर अपना सेवक बना दिया। लेकिन इन वैवाहिक संबंधों में जो सबसे उल्लेखनीय बात है वो ये है कि अकबर ने किसी भी राजपूत शासक को अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए बाध्य नहीं किया। दूसरा, उसने इन राजपूत राजकुमारियों को अपने यहाँ पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। दूसरा जो तरीका था अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति सहयोग की नीति का, उनको अपनी अधीनता में लाने का, वो था संधि वार्ता के द्वारा। अकबर ने राजपूत शासकों को अपने साथ लाने के लिए संधि वार्ता का भी सहारा लिया। जब वह 1570 ईस्वी में नागौर गया तो वहाँ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के शासकों ने, जिनमें बीकानेर के कल्याणमल और उसका पुत्र राय सिंह, मारवाड़ का राव चंद्रसेन तथा जैसलमेर के हर्राय भाटी जो शासक थे, वो वहाँ पर आए और उन्होंने बिना किसी विरोध के मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली। यद्यपि बाद में राव चंद्रसेन वहाँ से चला गया और वो फिर जो है आजीवन मुगलों से संघर्ष करता रहा, लेकिन बाकी लोगों को मुगल सेवा में बाद में जो है ले लिया गया था। बीकानेर के राय सिंह का उपयोग तो बाद में कई युद्धों में अकबर ने किया। हम बात करेंगे अकबर की तीसरी नीति जो अकबर के राजपूतों के प्रति अपनाई अधीनता में लाने के लिए, वो थी सैनिक कार्यवाही द्वारा। वैवाहिक संबंधों और संधि वार्ताओं का जिन राजपूतों पर असर नहीं हुआ, वहाँ अकबर ने शक्ति का प्रयोग किया। जैसे 1562 ईस्वी में मेड़ता पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया और वहाँ के शासक जयमल को चित्तौड़ में जाकर शरण लेनी पड़ी थी।
इसी प्रकार 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसमें जयमल किले की रक्षा करता हुआ मारा गया और चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। इसी प्रकार की सैनिक कार्रवाई 1569 ईस्वी में रणथंभौर के ऊपर की गई थी, जिसमें राव सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए किला जो है अकबर को सौंप दिया। लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मारवाड़ के राव चंद्रसेन ऐसे शासक हुए जिनके खिलाफ अनेक सैनिक कार्रवाइयाँ करने के बावजूद अकबर उन्हें अपनी अधीनता में नहीं ला सका। इन सैनिक कार्रवाइयों के कारण प्रताप और राव चंद्रसेन को अनेक कष्ट उठाने पड़े, घोर जंगलों में भटकना पड़ा, लेकिन वो जो है आजीवन मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। हम बात करेंगे राजपूतों द्वारा मुगल साम्राज्य की जो सेवा की गई थी उनके प्रति, मुगल साम्राज्य के प्रति जो सेवाएं अर्पित की गई थी उनके बारे में, और साथ ही इन राजपूत राज्यों पर जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करने का जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर की इस राजपूत नीति के कारण मेवाड़ को छोड़कर उत्तर भारत के सभी राजपूत शासक उसकी अधीनता में आ गए। अकबर ने अपने व्यवहार से उन सबको बराबर संतुष्ट रखा। मुगल दरबार में उनके उत्सवों को, हिंदू उत्सवों को मनाना शुरू किया। इन राजाओं को अपने धर्म के अनुसार चलने और मंदिरों के निर्माण की पूरी आज़ादी दी। साथ ही उन्हें जो है साम्राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया, बड़ी बड़ी जागीरें दी और दरबार में उनका सम्मान किया। इससे राजपूत अकबर के अटल भक्त बन गए, जिन्होंने आपत्ति के समय अपूर्व साहस और स्वामी भक्ति का परिचय दिया। शक्तिशाली राजपूत घराने मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ आधार स्तंभ बन गए, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम बात करेंगे इस सिक्के के दूसरे पहलू का, यानी मुगल जो है राजपूत राज्यों पर इस मुगल आधिपत्य का जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से कुछ राजघरानों का राजनीतिक महत्व बढ़ गया और वे शक्तिशाली बन गए, जैसे आमेर, मारवाड़ और बीकानेर। परंतु जो जो राजपूत राज्यों पर मुगल प्रभाव बढ़ता गया, त्यों त्यों राजपूत नरेशों की स्वतंत्रता घटती चली गई। उन्हें अपने राज्य से लंबे समय तक बाहर रहना पड़ा, जिससे उनका शासन तंत्र ढीला हो गया और स्थानीय अधिकारी सर्वेसर्वा हो गए। साथ ही मुगल सम्राट कभी कभी इन राजपूत नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे तथा मुगल दरबार में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों में आपसी प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। जैसे कि कर्नल टॉड ने लिखा है इसके बारे में कि अकबर पहला सम्राट था जिसने राजपूतों की स्वतंत्रता नष्ट कर दी। उन्हें अकबर ने जंजीरों से जकड़ दिया और उन जंजीरों पर सोने का मुलम्मा चढ़ा दिया। बाद में इन राजाओं को इन जंजीरों की आदत बन गई और इसके बाद उनकी चमक दमक और कीर्ति खत्म हो गई। हम बात करेंगे अकबर की राजपूत नीति के परिणामों के बारे में, यानी जो प्रभाव पड़े उनके बारे में। राजपूत शासक जो सबसे बड़ा प्रभाव था अकबर की इस राजपूत नीति का, वो ये था कि जो राजपूत शासक पिछले 350 वर्षों से दिल्ली के तुर्क अफगान सुल्तानों से लड़ते आए थे, वे मुगल साम्राज्य के प्रबल समर्थक बन गए। ये मुगल साम्राज्य के विस्तार में सहायक सिद्ध हुए। अकबर के शासनकाल में जो सैनिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कलात्मक उन्नति हुई, उसमें इन राजपूत शासकों ने अभूतपूर्व योगदान दिया। इनके सहयोग से मुगल शासन को सुरक्षा और स्थायित्व प्राप्त हुआ। साथ ही देश में अभूतपूर्व समृद्धि और सांस्कृतिक चेतना का उदय हुआ। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हुआ, जो मुगल शासन की एक अमूल्य देन है। ये सब अकबर की दूरदर्शिता और इस उदार राजपूत नीति का ही परिणाम था।